नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। और शुरू करेंगे हम आज का सेशन हमारे आज के सुपरस्टार से। तो ये पिछली वीडियो का हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, व्हाट इज इंडियाज टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो अक्षता शर्मा ने हमारा ये जवाब बिल्कुल सही दिया है और इसका जवाब है 500 गीगावाट। तो वेरी गुड अक्षता, यू आर द सुपरस्टार ऑफ द वीडियो। आई वुड encourage everyone else to participate in the homework question as well। and अगर आप सभी को पसंद आएगा, अगर आप सभी कहेंगे कि सही है, तो हम ऐसे ही एक क्विज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर सही लग रहा है, मजा आ रहा है, तो आंसर दीजिए क्वेश्चंस का और अपना स्कोर भी बताइए नीचे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो शुरू करें आज का सेशन। ये हमारा पिछली बारी का होमवर्क क्वेश्चन था, व्हाट इज द टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इसका राइट आंसर है 500 गीगावाट्स। तो पहले ये टारगेट 450 गीगावाट्स था, इसको इंक्रीज करके 500 गीगावाट्स कर दिया गया था रिसेंटली। तो न्यूज ये थी कि हमारी मिनिस्ट्री ने बताया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन्होंने क्या बताया है कि ये कुछ उन्होंने बताया था रिलेटेड टू व्हाट आर दी टारगेट्स और व्हाट आर दी स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन टू अचीव दीज टारगेट्स। तो पहला टारगेट था हमारा टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करनी थी। उसके बाद नहीं, उससे पहले था, बट शॉर्ट टर्म वाला ये, तो 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू सोलर पावर करनी थी बाय 2020, आउट ऑफ विच 40 गीगावाट्स टू कम आउट ऑफ रूफटॉप सोलर स्कीम्स। तो देखो, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा रूफटॉप सोलर स्कीम के बारे में। तो रूफटॉप सोलर स्कीम क्या है कि हमें अपने घरों में छतों के ऊपर रूफटॉप पर सोलर पैनल्स लगाने हैं, राइट। इसका फेज 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जो रूफटॉप के ऊपर सोलर पैनल लगाया है, अब जरूरी तो नहीं है कि हर दिन पूरी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी जो भी हम सोलर पैनल से मतलब जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे, जरूरी तो नहीं है कि वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि जितनी हम प्रोड्यूस करेंगे उससे ज्यादा हम यूज कर लें। तो इसी के लिए जो सोलर पैनल्स को था घरों के, उनको ग्रिड्स के साथ अटैच कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया ऑफ द अथॉरिटीज। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो लोकल ग्रिड थी उसके अंदर जब कभी भी सोलर पैनल से ज्यादा वो बनती थी, बिजली बनती थी, तो वो ग्रिड में चली जाती थी। और कभी भी किसी घर में बिजली की जरूरत पड़ती थी और सोलर पैनल उस बिजली को पूरा नहीं कर पाता था, जरूरत को पूरा नहीं कर पाता था, तो वो एनर्जी ग्रिड से वापस से घर में आ जाती थी। तो इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई। हमने कहा कि हमारा जो 100 गीगावाट थ्रू सोलर पावर हमारा जनरेट करने का जो टारगेट है, उसमें से 40 गीगावाट का हम टारगेट रखेंगे ओनली थ्रू द सोलर पावर रूफटॉप सोलर स्कीम, राइट। तो इसका जो फेज 2 था, रिमेंबर जो फेज 2 था, दैट वाज कनेक्टेड टू ग्रिड, राइट, ग्रिड। तो ये कुछ उसके अलावा टारगेट्स बताए हैं, लॉन्च ऑफ फेज 2 ऑफ सोलर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। तो ये सब कुछ नया नहीं है, अपडेट्स ही हैं, या हम कह सकते हैं कि पुरानी रिवीजन है। आप इनको चाहे तो कर सकते हैं। मेरा मकसद था आपसे इसके बारे में डिस्कस करना, इसके बारे में डिस्कस करना और इसके बारे में डिस्कस करना, ये हमने कर लिया, ठीक है। तो देखो, इतना ही टाइम है जितना हम कर सकते हैं डिस्कस, बट कोई डाउट है तो प्लीज नीचे पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये उसी के आगे कंटिन्यूएशन में है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स विल गेट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बोर्डिंग पास। सो ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से बोर्डिंग पास मिलेगा अब। तो ऐसा कौन से एयरपोर्ट में हो रहा है? गाइज, मैं एक ना छोटी सी बात कहना चाहूंगा। देखो, करंट अफेयर्स में हमारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो टू द पॉइंट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बट जो न्यूज होंगे आप खुद देखिए, हमें बहुत सारी न्यूज कवर करनी है बहुत थोड़े टाइम में। तो मेरा मकसद यहाँ पे यही रहता है कि मैं आपको टू द पॉइंट, एग्जाम स्पेसिफिक जितना ज्यादा हो सके उतनी तैयारी करवा सकूं। बट ऑब्वियसली देयर विल बी सम डाउट्स, आपको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके लिए गाइड जरूर करूंगा, ठीक है। तो ये अभी के लिए क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहेगा कि हम मेंस में ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चंस कर सकें, कम से कम टाइम लेकर उसमें तैयारी कर, ठीक है। तो दीजिए इसका सही जवाब। दिल्ली एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट, शिमला एयरपोर्ट या मुंबई एयरपोर्ट, किस में हमारी फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू टेक्नोलॉजी बेस्ड बोर्डिंग पास इशू करे जाएंगे? तो
As usual, again I would like to tell you, give yourself plus 2 marks for every right answer and minus 0.66 for wrong answers, right? Bring your pen, pencil, notebook, write down your answers. The right answer for question number 1 is वाराणसी एयरपोर्ट. वाराणसी एयरपोर्ट में हमारी फेशियल रिकग्निशन वाली टेक्नोलॉजी आ रही है. अकेले वाराणसी में नहीं है जी, 4 और टोटल में 4 हैं, विजयवाड़ा, कोलकाता और पुणे. ठीक है, तो टोटल में कितने हो गए? 4 एयरपोर्ट्स में ये टेक्नोलॉजी आ रही है. 2022 में मार्च तक हो जाएगा ये स्टार्ट. 3 साल पहले स्टार्ट होना था बट थोड़ा डिले होता रहा, कोई बात नहीं. 4 एयरपोर्ट्स का नाम याद रखना बहुत जरूरी है. वाराणसी, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा. वाराणसी, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा. इन चारों के नाम कॉपी में 4 बार लिखिए और याद रखिए. ठीक है, दिल्ली, मुंबई पता है सभी को क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो. दिल्ली तो सभी कहेंगे दिल्ली में तो आएगा ही, दिल्ली में तो होगा ही, बट नहीं. फर्स्ट 4 एयरपोर्ट्स वाराणसी, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा, इन 4 एयरपोर्ट्स में पहले रोल आउट होगा, उसके बाद आगे जाएंगे. देखो उसका रीजन है फर्स्ट टाइम हो रहा है, राइट? इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, वो तो हो ही गया, बट अथॉरिटीज को भी देखना है कि कितना सक्सेसफुल रहता है, कितना सही रहता है. तो इसके लिए ये पहले इन 4 एयरपोर्ट्स में आ रहा है. ये डिजी यात्रा पॉलिसी के अंडर है. डिजी यात्रा, अब नाम में ही समझ आ रहा है क्या है कि हमारा सब कुछ डिजिटल हो जाए. बुकिंग ऑनलाइन हो गई, हमारे जो पास थे वो हमें फेशियल रिकग्निशन के थ्रू मिल गए, किसी को साथ में हमारे आना नहीं पड़ा, किसी को हमसे मिलना नहीं पड़ा. तो बस डिजी यात्रा पॉलिसी यही कहती है कि सब कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए हमारी टूरिज्म के लिए, राइट? हमारे ट्रैवल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए. तो बस यही न्यूज है, याद रखेंगे. मार्च 2022 से इंप्लीमेंट होगा ये. 4 एयरपोर्ट्स के नाम अगेन मैं आपको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके बोलूंगा कि इनके नाम याद रखिए, राइट? So next question, which of the following state government has imposed a green tax on electric vehicles? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ग्रीन टैक्स की स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है. ऑप्शंस हैं आपकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल या गुजरात. तो दीजिए जी, सही जवाब दीजिए. ग्रीन टैक्स which state government has imposed it? The options are Himachal Pradesh, Uttarakhand, West Bengal or Gujarat. So again plus 2 for right and minus 0.66 for a wrong answer. The right answer is option A, Himachal Pradesh. So Himachal Pradesh imposes a green tax on 2-wheelers and commercial vehicles, right? तो इसकी क्या रेंज है? 2 व्हीलर्स पर 500 के करीब पड़ता है और कमर्शियल व्हीकल्स पे अराउंड 5000 के करीब तक पड़ सकता है. ठीक है, तो जो रहने वाले लोग हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं जिन्होंने ये पे किया, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही अगेंस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए, पॉलिसीज के अगेंस्ट है बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की. क्योंकि ऑब्वियसली देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम यही कह के बढ़ रही हैं वो कि उनमें पॉल्यूशन कम होता है. तो उन्हीं के लिए ग्रीन टैक्स लेना एक बहुत ही मतलब नाजायज माना जा रहा है. तो स्टेट अथॉरिटीज ने भी कहा है कि इसको हम कंसीडर करके हटा देंगे. कुछ होगा रीजन, उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है. हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्रीन टैक्स वर्ड अगर कहीं पे आता है, इट इज रिलेटेड टू टैक्स ऑन 2 व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट? इसको हम याद रख पाएंगे, है ना? रख पाएंगे ना, बिल्कुल. और इसके अलावा पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अभी के लिए टैक्स माफ है, बट स्टिल इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ये टैक्स लगता है. तो ठीक है, याद रखना है ग्रीन टैक्स हिमाचल प्रदेश की इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कॉल्ड लेक ऑफ द मून? लेक ऑफ द मून इसमें से किसको कहते हैं? चंद्रताल लेक को, पराशर लेक को, भृगु लेक को या रेणुका लेक को? तो ऑप्शंस आपके सामने है, लीजिए अपना टाइम लीजिए. इस क्वेश्चन को तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल भी. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. चंद्रताल लेक इनमें से किस लेक का नाम है? ऑप्शंस हैं पराशर, लेक ऑफ द मून इनमें से किस लेक का नाम है? चंद्रताल लेक, पराशर लेक, भृगु लेक, रेणुका लेक. तो सही जवाब है इसका चंद्रताल लेक. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एक बहुत ना, मतलब आप देख सकते हैं कि न्यूज है हमारी एफर्ट्स टू प्रोड्यूस ट्राउट इन चंद्रताल सिसु लेक. न्यूज हमारी है चंद्रताल लेक और सिसु लेक के बारे में, बट क्वेश्चन ऐसा बहुत इजीली बन सकता है कि क्वेश्चन उससे रिलेटेड कुछ होगा. तो ये एक्चुअली में टेस्ट करता है हमारी नॉलेज को, और ये एक्चुअली में टेस्ट करता है हमारी एबिलिटी टू, मतलब हम कितना पढ़ना चाहते हैं, हम कितना लर्न करना चाहते हैं. इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं.
तो पहले न्यूज को समझते हैं हम, इसके बाद इसके हम फैक्ट्स को भी समझेंगे। न्यूज ये है कि फिशरीज डिपार्टमेंट जो है वो कोशिश कर रहा है कि चंद्रताल और सिसु लेक के अंदर फिश स्टार्ट करी जाए। कौन सी फिश? ट्राउट फिश। किसके लिए? एंगलिंग टूरिज्म के लिए। एंगलिंग टूरिज्म क्या होता है? फिशिंग से रिलेटेड टूरिज्म, ठीक है। तो वहां पे फिशिंग स्टार्ट करने के लिए चंद्रताल लेक और सिसु लेक में, जो कि लाहौल और स्पीति में है, वहां पर पिछले साल 2500 फिंगरलिंग्स और इस साल 3000 फिंगरलिंग्स, मतलब मछली के अंडे, मछली के बच्चे वहां पर छोड़े गए, ठीक है। तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला थ्रू लोकल रेजिडेंट्स एंड अतल टनल खुलने के बाद वहां पे आसपास एक स्टेडी इंक्रीज दिख रहा है टूरिस्ट्स में। तो इसी रीजन से कहा जा रहा है कि ये एक बहुत ज्यादा बूस्ट दे सकता है हमारी एंगलिंग टूरिज्म को। एंगलिंग टूरिज्म किसको कहते हैं? फिश से रिलेटेड टूरिज्म को, फिशिंग रिलेटेड टूरिज्म को, राइट। तो यहां से ये न्यूज खत्म हुई और अब स्टार्ट होता है हमारा चंद्रताल लेक के बारे में दो बातें। कहां पे सिचुएटेड है? स्पीति वैली में। क्या कहते हैं इसको? लेक ऑफ द मून। क्यों? क्योंकि क्रिसेंट शेप है इस लेक की। एंड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसके आसपास कोई भी वाटर सोर्स नहीं है। सो द लेक गेट्स वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड, मतलब नीचे से ही लेक में पानी आता है, कोई आसपास नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यूज एज वेल। तो उम्मीद कर रहा हूं नोट्स बनाए हैं आपने और आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाइका रेबेलियन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो पाइका रेबेलियन कहां शुरू हुई, किस स्टेट से एसोसिएटेड है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? पाइका रेबेलियन कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है, कहां स्टार्ट हुई? तो जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन ए, उड़ीसा, ठीक है। तो इसकी न्यूज हम पढ़ते हैं थोड़ी सी, क्या है? पाइका रेबेलियन वुड बी इंक्लूडेड एज अ केस स्टडी इन द क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक। सो व्हाट इज द न्यूज रिलेटेड टू दिस? तो हमारे जो 2017 में उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि पाइका रेबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पर डिक्लेयर किया जाए। तो उसके लिए हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, उन्होंने इसके ऊपर एक कमेटी बिठा के इसके बारे में रिसर्च करी और फाइनल जो डिसीजन लिया गया है वो ये कहा गया है कि इसको हम पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो नहीं कह सकते, बट क्योंकि ये इतनी जरूरी है, क्योंकि ये 1817 में स्टार्ट हुई और 1825 तक चली, हम इसको हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में एनसीईआरटी की एज अ केस स्टडी ऐड कर देंगे, ठीक है। बहुत ही जरूरी बन जाता है अब इससे रिलेटेड पाइका रेबेलियन के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो वो आपका हिस्ट्री का पार्ट है, प्लीज उसको पढ़िए, अगर पढ़ा हुआ है तो रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है बिकॉज दिस इज करंटली इन न्यूज, राइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? 2017 में उड़ीसा ने कहा था कि इसको मार्क कीजिए एज फर्स्ट हमारी हिस्ट्री, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। उसको मना करके ये कहा गया है कि हम इसको 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक में जरूर डालेंगे क्योंकि ये जरूरी तो है, राइट। और किसने बताया? ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक पार्ट है, ठीक है दोस्तों। 1817 में ये स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू हुआ टिल 1825, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ आया है। और हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस इज रिलेटेड टू एग्स? अंडों से रिलेटेड कौन सी रेवोल्यूशन है? गोल्डन, सिल्वर, व्हाइट या ग्रीन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको सबसे आसान दिया है, ठीक है। एग्स से रिलेटेड रेवोल्यूशन का क्या नाम है? गोल्डन, सिल्वर, व्हाइट या ग्रीन? इसके बारे में कल के वीडियो में हमारी डिस्कशन होगी। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। टेलीग्राम चैनल से हमारी आपको पीडीएफ, फ्री कंटेंट एंड अपडेट्स रिगार्डिंग लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। होमवर्क क्वेश्चन जरूर देना है, मार्क्स जरूर बताने हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में भी आज की वीडियो की तरह सुपरस्टार जो भी होगा उसका कमेंट हाईलाइट करके बता दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम है देवांशु गुप्ता। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।